और पहला क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन की किन्हीं दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सड़क परिवहन के कारण ना जो दो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हीं दो समस्याओं का आपको उल्लेख करना है, उन्हीं दो समस्याओं के बारे में आपको बताना है। तो पहला तो ये समस्या हो जाता है कि यातायात जाम हो जाता है। जो सड़क परिवहन होता है, सड़क के मार्ग से हम कहीं आते या जाते हैं, उससे क्या क्या हमें सामना करना पड़ता है, तो पहला तो हमें जाम का सामना करना पड़ता है। सड़क पर वाहनों की अधिकता, जिससे कि गति धीमी हो जाती है और समय की बर्बादी होती है। जो ट्रैफिक लग जाता है, जाम हो जाता है, वो आपको पता ही है। सड़क परिवहन का सबसे भारी नुकसान यही होता है कि यातायात जाम हो जाता है और हमारी समय की बर्बादी होती है। और क्या होता है, तो सड़क दुर्घटनाएं, अनियंत्रित वाहन, यानी कि जो वाहन रहती है, गाड़ी होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, अनियंत्रित होती है, तेज गति, सड़कों की खराब स्थिति से दुर्घटनाएं होती है, जिससे कि जान माल दोनों की हानि होती है। तो सड़क परिवहन की ये दो मुख्य समस्याएं हैं। ये दोनों तो आपको पता ही होगी, इसमें आपको याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, जो आपको बताएं कि आप याद कर लीजिएगा। पहला तो यातायात जाम और सड़क दुर्घटना, ये दो मुख्य समस्याएं हैं सड़क परिवहन की। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भारत के दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम लिखिए। भारत के ना दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखना है। जैसे तो हवाई अड्डा बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा हवाई अड्डे के बारे में बताना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हो, जहां से कि विदेश के लिए भी फ्लाइट मिलती हो। तो पहला तो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में स्थित है। और भी हमारे भारत में, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया था दो, इसलिए आपको दो ही लिखना है। दोनों याद ही हो गया, पहला है दिल्ली में, दूसरा है मुंबई में। दिल्ली में जो है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और मुंबई में जो है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों के नाम लिखिए। भारत में जहां पर तांबा का उत्पादन किया जाता हो, ऐसे 4 क्षेत्र का नाम आपको बताना है। तो घाटशिला, जो कि झारखंड में स्थित है, मोशावनी, ये भी झारखंड में स्थित है, किराटा, जो कि राजस्थान में स्थित है, कुलार गोल्डफील्ड्स, जो कि कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो तांबा का उत्पादन किया जाता है। तो चारों को अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे लघुतरीय में तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मोशवानी तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ये कहाँ पर स्थित है, निम्नलिखित में से। तो आपको बताना होगा झारखंड में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से केराटा, जो कि तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। तो इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए, बस आपको याद इतना ही रखना है। और इसको अगर अच्छे से याद कर रख लेते हैं, तो इससे आपको 1 से लेकर के 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 1 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स ही है, पूछेगा ही। और अगर लघुतरीय में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, बस अगर आप ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम लिखें। भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का आपको नाम बताना है। तो पहला, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, सूती वस्त्र केंद्र। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। लुधियाना पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पर जो है भारत के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग स्थित हैं। इसके अलावा और भी है, लेकिन प्रमुख रूप से, मेन रूप से जो फेमस है वो यही 4 पर इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नाम याद रखना है। मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और लुधियाना, इन 4 जगहों पर भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र स्थित हैं। समझ गए। चारों को अच्छे से याद रखिएगा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कोयम्बटूर का जो प्रमुख सूती वस्त्र है तमिलनाडु का, वो कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के किस शहर में, तो याद रखिएगा कोयम्बटूर में। इस तरह से आपको याद रखना चारों के बारे में। समझ गए। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए, तो आप लोग किस तरह से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए हैं, वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, उनको बता दें कि आप लोग को इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का मिलेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 11 साल में ज्योग्राफी में आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में आंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो आपको मिल रहा है, इसका प्राइस है केवल और केवल 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये। केवल और केवल आप 20 रुपये पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको अगर अच्छे से कर लेंगे ना, तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पे कैसे करना है और लेना कैसे है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पर आप लोग को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल
और केवल 20 रुपये पे कर देना है। और जैसे आप पे करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये जो आप पे कीजिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको व्हाट्सएप पर बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, इसको कर लेने का आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो क्लास 12 ज्योग्राफी का जो बुक है उससे आएगा। बुक के भाग कितने हैं, तो 2 भाग है, दोनों भाग मिला करके टोटल चैप्टर कितने हैं, तो टोटल चैप्टर 21 है। और इन 21 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का, पहला से लेकर के 21 चैप्टर तक, सो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, सारा कुछ इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप सिंपल सा इस पीडीएफ को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, न कोई गेस्ट पेपर, न कोई क्वेश्चन बैंक। और गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है, ये बड़ा बड़ा रहता है, आपसे याद ही नहीं होता रहता है। और इसमें जो लैंग्वेज लिखा रहता है वो किताबी भाषा में लिखा रहता है, जो कि आपको समझ में उतना आता ही नहीं है। समझ में आ भी जाता है तो याद नहीं होता रहता है, क्योंकि आंसर बड़ा रहता है। जबकि 2 नंबर में आपको याद रखना है, 30 से 40 वर्ड में ही आंसर को लिखना है। तो ये जो पीडीएफ मिलेगा आपको, इसमें जो आंसर रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, वो सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ पाए, आसानी से याद कर पाए। समझ गए? तो जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए हैं, अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, तो आप लोग इस पीडीएफ को पे करके ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण करने की तकनीक क्या है। वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जो पानी होता है, इसको संग्रहण करने का, संगठित करने का, यानी कि एक साथ रखने का तकनीक क्या होता है। तो जल संग्रहित करने की प्रक्रिया, जिसमें जल को टंकियों, तालाबों और भूमिगत जलाशयों में इकट्ठा किया जाता है, यही होता है जल संग्रहण करने का तरीका। यानी कि कोई पानी होगा उसको हम इकट्ठा कर लेंगे, और यहाँ पर जल वर्षा का जल है, यानी कि वर्षा का जब जल होगा तो उसको हम किसी टंकी में, पानी की जो टंकी होती है, या तालाब में, या कोई भूमिगत जलाशय होगी, जलाशय जो भूमि पर बनाया जाता है, जमीन पर बनाया जाता है, उस जलाशय में जो हम पानी को इकट्ठा करेंगे, बारिश के पानी को, वर्षा के जल को, उसी को कहा जाता है वर्षा जल संग्रहण की तकनीक। अब ये तकनीक होती कैसी है, तो पहली तो होती है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम रूफ पर, छत पर क्या करेंगे, एक कोई बना देंगे जैसे कि टंकी के जैसा, उसमें वर्षा का जो पानी होगा ऐसा बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा छत है, तो इस तरह से बनाएंगे कि वर्षा का पानी हमारे छत पर ये ऐसे ऐसे बरसेगा, और इस तरह से स्लोप डिजाइन रहेगा, जिससे कि जो पानी जितनी रहेगी, यहाँ पर एक टंकी बना देंगे, इस टंकी में आकर के गिरेगी, ऐसे बहेगी और सारी पानी यहाँ पर आकर के गिरेगी। तो ये हो गई रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा होगा ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक, तालाब और झील का निर्माण, यानी कि ये सब हम करवाएंगे, तालाब बना देंगे, झील बना देंगे, टंकी लगा देंगे, रूफ पर, छत पर कोई ऐसी प्रक्रिया बना देंगे, और नीचे में उसका जल संग्रहण करने का एक कुछ बना देंगे, नाला टाइप का, जिससे कि जितना भी पानी होगा वो उस टंकी में आकर के गिरेगा, तो इसको कहेंगे रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। तो इन सभी तकनीकों से हम जल को संग्रहित कर सकते हैं, वर्षा के जल को। समझ गए ना? तो सिंपल सा था कि वर्षा के जल संग्रहण करने का, संगठित करने का तकनीक क्या है। तो इन सभी तकनीक से हम वर्षा के जल को संगठित कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, ताकि आगे हम भविष्य में उसका यूज कर सकें। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 अनवर्णनीय स्रोतों का उल्लेख करें। तो कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी तेल और गैस जो है, ये ऊर्जा के 2 अनवर्णनीय स्रोत हैं। और लघु उत्तरीय में आपसे पूछा जाएगा तो 2 नाम पूछा गया, इसलिए आपको 2 ही बताना है। देखिए क्वेश्चन में जितना कुछ पूछा जा रहा है ना, चाहे वो लघु उत्तरीय में हो, दीर्घ उत्तरीय में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में हो, ज्योग्राफी के अलावा हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट में हो, साइकोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, उतना ही लिखना है। अगर आप ज्यादा लिखने लगते हैं, अब यहीं पर क्वेश्चन क्या था, ऊर्जा के 2 अनवर्णनीय स्रोत का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पर उसका नाम लिख दिए। यहीं पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो इसको और डिफाइन से लिखते हैं और ज्यादा डिटेल में लिखते हैं, लेकिन सिर्फ नाम बताएंगे ना। लघु उत्तरीय में 2 नंबर में क्या बताएंगे, तो सिर्फ नाम बताना है। लेकिन यहीं पर इसको हम 1 पेज में, 2 पेज में लिखने लगेंगे, तो ताकि हम सोचेंगे और ज्यादा नंबर मिल जाएगा। तो अगर ये 2 नंबर का रहेगा तो टीचर ज्यादा आपको 2 नंबर दे सकता है, लेकिन आप ज्यादा लिखेगा तो टीचर क्या सोचेगा कि आप कुछ से कुछ लिख दिए, यानी कि आपको पता नहीं है, तो टीचर क्या करेगा, आपको नंबर कट कर देगा, या फिर एवरेज नंबर 2 नंबर का है तो 1 नंबर देकर के छोड़ देगा। इसलिए आपको जो पूछा जाए, जितना पूछा जाए क्वेश्चन में, उतना ही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है, शहर जो है, उसका नाम बताना है। तो पहला तो हो गया मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता। तो ये भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। थोड़ा थोड़ा आप अब इसको बारे में बता दीजिए कि मुंबई जो है यहाँ पर पुणे का औद्योगिक प्रदेश है, पुणे जो है यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर फैक्ट्री की जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसको कहेंगे औद्योगिक प्रदेश। जैसे कि जमशेदपुर हमारा औद्योगिक नगर है। उसके बाद बेंगलोर हो गया, यहाँ पर हैदराबाद जो है ये औद्योगिक प्रदेश है। यानी कि मुंबई में कौन सा जगह है तो वो आपको बताना है। वैसे तो बेंगलोर में हैदराबाद हो गया, कर्नाटक और तेलंगाना हो गया, दिल्ली में नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, ये सब क्या है तो औद्योगिक प्रदेश है।
दिल्ली और हरियाणा हो गया। उसके बाद क्या है, कोलकाता। कोलकाता आपका जो हावड़ा जो है ये औद्योगिक प्रदेश है, पश्चिम बंगाल में है ये स्थित। तो इस तरह से आपको याद रखना है, समझ गए ना कि भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखिए। अगर आपसे ये डिटेल में इतना याद नहीं हो तो ये सिर्फ नाम पूछ रहा है और लघुत्तरीय में नाम ही बताना है। तो बस ये मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और कोलकाता नाम लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में पूछ ले तो आप लोग इतना लिख सकते हैं दीर्घोत्तरीय में। लेकिन अगर लघुत्तरीय में पूछ ले और आपको याद नहीं रहे तो सिर्फ आप नाम से भी काम चला सकते हैं लिख करके, समझ गए। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत हम कृषि उत्पादन, वितरण और व्यापार का अध्ययन करते हैं, और औद्योगिक भूगोल जो है इसके अंतर्गत औद्योगिक स्थापना, विकास और स्थान की अध्ययन करते हैं। यानी कि जो अब भूगोल के 2 क्षेत्र हैं वो है कृषि भूगोल और औद्योगिक भूगोल। कृषि से ही पता चल जाए कि इसके अंतर्गत खेती से रिलेटेड जो भी होगा उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। कृषि उत्पादन कैसे होती है, उसका वितरण कैसे किया जाता है, व्यापार कैसे किया जाता है, इस सब का हम जानकारी लेंगे कृषि भूगोल के अंतर्गत। और औद्योगिक से में नाम से ही पता चलता है कि औद्योग की स्थापना, यानी कि उद्योग की स्थापना, इंडस्ट्रियल एरिया की जो होती है, फैक्ट्री होती है, सब की स्थापना कैसे की जाती है, इसका विकास कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत, समझ गए। तो याद रखिएगा औद्योगिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र हैं, कृषि और औद्योगिक भूगोल, समझ गए। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि ज्योग्राफी के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उसको करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस वीडियो को ले सकते हैं केवल और केवल 20 रुपये पे करके। 20 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, आप अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जितना आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो आपके एग्जाम में आपको उसके अलावा एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ले लीजिएगा, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।